दोस्तों, उत्तर प्रदेश जिला बरेली के एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे जिसका नाम विनोद और प्रमोद होता है। दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती होती है। बचपन से ही स्कूल में साथ पढ़ा करते थे। दोनों के बीच बहुत मेल मिलाप था। स्कूल में अपना लंच बॉक्स भी आपस में बैठकर खाते थे। हमेशा एक दूसरे के साथ सुख दुख में खड़े होते थे। कुछ साल बाद विनोद की शादी हो जाती है और फिर वह दिल्ली में नौकरी की तलाश में चला जाता है और जल्द ही से एक कंपनी में नौकरी मिल जाती है। प्रमोद गांव में ही बेरोजगारी की ज़िंदगी काट रहा था। वह अपने दोस्त विनोद को कॉल करता है और कहता है कि यार विनोद, अपने मैनेजर से बात करके मुझे भी नौकरी पर रखवा दे। बहुत परेशान हूँ, यहाँ शहर में कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। विनोद अपने दोस्त की परेशानी को देखते हुए अपने मैनेजर से उसको काम पर रखवाने की बात कर लेता है। आखिर विनोद की भी नौकरी लग जाती है। अब यह दोनों साथ में ही नौकरी करने लगते हैं। दोनों बहुत खुश थे। तभी इन दोनों के बीच एक रिया नाम की लड़की आती है जो इस कंपनी में नौकरी करती थी। रिया की विनोद से दोस्ती हो जाती है। वह धीरे धीरे विनोद को पसंद करने लगी थी और उससे प्यार करने लगी थी। प्रमोद अपने दोस्त से कहता है कि तुम तो शादीशुदा हो, रिया से तुम मेरी दोस्ती करवा दो, लेकिन विनोद सब मना कर देता है। दोस्तों, कोई भी लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से किसी को देने नहीं चाहेगा। इसी के चलते प्रमोद विनोद से घृणा करने लगता है। दोनों में अब फूट पड़ने लगी थी। इन लड़की विनोद से बहुत प्यार करती थी और इनके रूम में आया जाया करती थी। फिर विनोद को यह सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत जलन होती है। प्रमोद का जन्मदिन आता है और वह विनोद से कहता है कि यार तुम अपनी दोस्त को भी बुला लो, मिलकर जन्मदिन मनाएंगे। विनोद अपने दोस्त की बात को टाल नहीं पाता और अपनी गर्लफ्रेंड रिया को रूम में बुला लेता है। प्रमोद अपने को ज़्यादा शराब पिलाता है जिसके कारण वह बेहोश हो जाता है और जल्द ही सो जाता है। अब प्रमोद उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करता है, उससे दुष्कर्म करता है और अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के बाद उसे मार देता है और वहीं रूम में विनोद के साथ छोड़कर भाग जाता है। और वहां से भागने के बाद पुलिस को फ़ोन करके सूचना देता है कि फला बिल्डिंग में एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस सूचना पाकर तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और देखते ही कि एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है, साथ में एक लड़का नशे की हालत में वहीं पड़ा है। पुलिस मौके पर वारदात से विनोद को अपनी गिरफ्तारी कर लेती है और इसे थाने ले जाकर पूछताछ करती है। विनोद को कुछ समझ नहीं आता है। वह अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पा रहा था। पुलिस विनोद को जेल में बंद कर देती है और कोर्ट का फैसला आने का इंतज़ार करती है। लड़की का पोस्टमार्टम कर दिया गया था। इस मुजरिम को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। नतीजा यह होता है कि कोर्ट में केस चलने के बाद उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। अब उसकी फांसी में 2 दिन रह जाते हैं तो जेलर साहब उसके पास आते हैं और उसकी अंतिम इच्छा के बारे में पूछने आते हैं कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, क्या खाना चाहोगे, क्या देखना चाहोगे, फिर किसी से मिलना चाहते हो, तुम्हारी जो भी अंतिम इच्छा है तुम मुझे बता दो, हम तुम्हारी हर अंतिम इच्छा को पूरा करेंगे। विनोद कहता है कि सर, हमारी एक ही अंतिम इच्छा है कि अगर आप पूरी कर सकते हो तो पूरी कर दीजिए। जेलर साहब कहते हैं कि आपकी जो भी अंतिम इच्छा है हम पूरी कर दी जाएगी, बस आप बताइए क्या इच्छा है आपकी। तो विनोद कहता है कि साहब, एक रात मैं अपनी बीबी के साथ गुजारना चाहता हूँ, एक रात उसके साथ सोना चाहता हूँ। मेरी पत्नी को यहाँ मेरे पास बुला दीजिए। जेलर साहब यह बात सुनकर थोड़ा हैरान रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मुझे 20 साल हो गए हैं जेल बने हुए, आज तक किसी के दिल में ऐसी इच्छा नहीं कि ऐसी किसी ने ख्वाहिश नहीं की। लेकिन फिर भी वह कहते हैं कि चलो, अगर आपकी यह ख्वाहिश है तो आपकी ख्वाहिश पूरी की जाएगी, आपकी अंतिम इच्छा को तौर पर अंतिम इच्छा पूरी की जाएगी। और फिर जेलर साहब उसके घर अपने सिपाही भेजकर उसकी पत्नी को इज्जत के साथ बुलाते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे पति की यह अंतिम इच्छा है कि वह तुम्हारे साथ एक रात बिताना सकें। अब विनोद को एक खबर दी जाती है कि तुम्हारी पत्नी यहाँ आ चुकी है। जेलर साहब विनोद के कमरे में जो भी कैदी होते हैं उसके साथ होते हैं उसको अलग रूम में शिफ्ट कर देते हैं और विनोद की पत्नी को उसके पास ले जाते हैं। साथ ही वह सुरक्षा को नज़र रखते हुए उनके कमरे में के बाहर 2 सिपाही भी तैनात करते हैं और कमरे में एक वॉइस रिकॉर्ड भी लगवा देते हैं जिससे वह ऑफिस में बैठकर उनकी बातों को सुन सके। अब उसकी पत्नी अंदर जाती है और अपने पति को सलाम करती है और उसके गले से लगकर रोने लगती है। विनोद की पत्नी एक औरत थी। वह उससे पूछती है कि तुम अगर उससे लड़की से प्यार करते थे तो उसे क्यों मारा।
क्यों आपने उसकी हत्या की, किस कारण आज आपको फांसी होने जा रही है, आपने ऐसा क्यों किया। विनोद अपनी पत्नी की बात सुनता है और सुनने के बाद फूट फूट कर रोने लगता है। उनकी यह बात सब जेलर साहब वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से ऑफिस में बैठकर सुन रहे थे। वह रोते हुए कहता है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं किया। वह अपनी पत्नी से सारी बातें बताने लगता है कि हमारी कंपनी में एक लड़की का काम करती थी जिसका नाम रिया था, वह मेरी दोस्त थी। प्रमोद हमसे घृणा करने लगा था। प्रमोद के बर्थडे पार्टी को मनाने के लिए वह एक लड़की मेरे कहने पर रूम में आ जाती है। मुझे कोई लालच नहीं था। मैं सारी बातें अपनी पत्नी से बताता है और उसकी पत्नी कहती है कि फिर आगे क्या हुआ। विनोद कहता है कि नशे की हालत में मदहोश हो गया था, मुझे नींद आ गई थी। इसके बाद प्रमोद ने उस लड़की के साथ क्या किया और क्या नहीं किया मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं। जब होश में आया तो मेरे बर्थडे पर उस लड़की की लाश पड़ी ही थी और वह मर चुकी थी। प्रमोद ने ही पुलिस को सूचना दी। इससे प्रमोद की साजिश थी। मैं बेकसूर हूँ, बिल्कुल निर्दोष हूँ। मुझ पर यह दोष लगाया गया, लेकिन जो परमात्मा को मंजूर है वह होना है। आप मेरी फिक्र छोड़कर, तुम्हारे 2 बेटे हैं, उनके अच्छे से परवरिश करना, क्योंकि भारत का कानून अंधा होता है। यह लिखा हुआ है होता है कि कानून अंधा है और जहाँ के लोग सबूत मांगते हैं और सबूत के तौर पर दोषी हूँ, इसलिए मुझे फांसी की सज़ा होनी है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर कोई मुझे पूछे, गीता पर हाथ रखकर मेरी अंतरात्मा से पूछा जाए तो मैंने यह हत्या नहीं की, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगता है। विनोद की दर्द भरी कहानी को सुनकर और उसकी चैक पुकार को सुनकर जेलर साहब, उनके सभी सिपाहियों का दिलवासी हो जाता है। उनकी आंखों में भी आंसू बहने लगते हैं। सभी लोग विनोद की बात का मतदान करते हैं और फिर ऐसे ही पति पत्नी पूरी रात रोते रहते हैं। सुबह हो जाती है, सभी लोग कह जाते हैं और कहते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। जेल के सभी सिपाही जेलर साहब से कहते हैं कि यह आदमी निर्दोष है, इसको फांसी की सज़ा मिली है, जबकि यह हकीकत में निर्दोष है। आज जो हम इसने कहा है वह सच्चाई को उबाल है। इसकी एक एक बात में सच्चाई है। इसको किसी तरह से बचाना चाहिए। पति पत्नी के पैरों के को छूती हुई है और कहती है कि हमारा आखिरी समय, ईश्वर ने चाहा तो अगले जन्म में फिर मिलेंगे। पति पत्नी को बार बार मुड़कर देखने लगती है। पति पत्नी को मुड़कर देखता है तो दोनों को मिला होता है कि पत्नी फिर एक बार भाग कर आती है और अपने पति के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है। जितने भी लोग वहाँ होते हैं सभी की आंखों में आंसू बह रहे थे। इसके बाद जेलर साहब ऑडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। बहुत ही जल्द ऑडियो पूरे देश में वायरल हो जाती है और लोग विनोद की न्याय की मांग करते हैं। दूसरे दिन उनसे फांसी होनी थी, लेकिन सुबह कोर्ट से यह फैसला आता है कि यह आदमी निर्दोष है। हत्या तो दूसरे लड़के ने की है थी, फांसी उसे लगानी चाहिए। दोस्तों, कोर्ट के फैसले के विनोद को बरी कर दिया जाता है और उसके घर पत्नी को सूचना दी जाती है कि तुम्हारा पति बरी हो चुका है। यह सुनकर पत्नी के चेहरे पर खुश की लहर दौड़ जाती है। इसके बदले में प्रमोद को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे फांसी लगा दी जाती है। कहते हैं ना कि दोस्तों, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।